हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। आज हमारे साथ है विनायक नरवड़े, जिनका ऑल इंडिया रैंक आया है 37। विनायक, इंटायर ओनली आईएएस कम्युनिटी से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ इस मौके पे। थैंक यू सो मच सर। विनायक, आपने सीओईपी से बीटेक किया और उसके बाद आपने मास्टर्स किया यूएस से। थोड़ा सा आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे? जी सर। मैंने बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2012 टू 2016 बैच फ्रॉम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे। करेक्ट। एंड सिंस 2015 आई हैड इन माय माइंड दैट सिविल सर्विसेज करना है। बट जैसे कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है एंड चांसेस ऑफ सक्सेस बहुत कम है, सो आई वांटेड टू प्रिपेयर अ बैकअप प्लान। एंड सिंस आई वाज गुड इन माय टेक्निकल डोमेन, ओके। मैंने डिसाइड किया कि पहले मास्टर्स कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं कि कैसा होता है। So I got into a very good university, masters in mechanical engineering from Columbia University in New York. So I did my masters there, and फिर उसके बाद मुझे जॉब भी यूएस गवर्नमेंट की नेशनल रिन्यूएबल एनर्जी लैब है। So I was working as a researcher at the lab, and it was during like my work experience when I actually decided that civil services ही करना है आगे जाके। Like I had a good foundation, and उस वक्त से ही मैंने like when I was in the US itself, towards the end of my like towards the last 6 months, I started preparing a little bit. I started building my foundation for civil services. जैसे आपने कहा कि आप यूएस में जॉब करते थे, और फिर लाइफ में ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट था? जैसे आपने तो अभी कहा है कि आपको पहले से करना था, बट आपने फिर बैकअप के लिए मास्टर्स भी करने का सोचा। बट फिर भी कुछ और भी ऐसे टर्निंग पॉइंट्स रहेंगे जहां पे आपको लगा कि नहीं, दिस इज द टाइम दैट आई वांट टू एंटायरली कम इनटू द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो वो क्या टर्निंग पॉइंट थे? So sir, actually ये turning points दो थे मेरे लिए। First of all, it was like मैंने मम्मी पापा को बुलाया था मेरे ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए यूएस में। And at that time I realized that they won't be happy in like if I am in the US for throughout my lifetime. So I had that feeling that I have to return to India sometime. And if I wanted to return to India, having worked in a corporate sector in the US, so private sector was not something I was looking forward to, because India में work culture और US में work culture, it is very different. And then I was looking for something in the government sector. और दूसरी चीज ये थी कि since I was a researcher in the National Renewable Energy Lab, मेरा बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट था सिविल सर्वेंट्स बोथ इन यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ पावर। मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स इंडिया में चालू थे, सो उस हिसाब से आई वाज इंटरेक्टिंग विद सिविल सर्वेंट्स लाइक आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर आईएएस ऑफिसर्स। एंड उस वक्त मुझे ये रियलाइज हुआ कि एज ए रिसर्चर मैं 10 रिसर्च पेपर लिख सकता हूँ, बट वो रिसर्च सिर्फ पेपर पे रहेगा unless and until it is the civil servant who is actually taking that research and implementing it on the ground level. So मुझे उस वक्त लाइक जो हम कहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी की जो पावर रहती है एंड ऑथोरिटी रहती है, एबिलिटी टू क्रिएट अ सोशल इम्पैक्ट रहता है, वो मुझे सिर्फ ना सिर्फ यूएस की ब्यूरोक्रेसी में बट इंडिया की भी सिविल सर्विसेज में दिखाई दिया। एंड फिर उस वक्त ऐसा लाइक माइंडसेट हो गया कि यार करना है आगे जाके तो यही करना है, बिकॉज एक फाउंडेशन भी बिल्ड हो चुका था। मैंने डिसाइड किया कि आई विल गिव लाइक टू फुल थ्रॉटल अटेम्प्ट्स, कि फुल टाइम स्टडी करके मैं 2 अटेम्प्ट्स दूंगा, और उसमें होता है तो ठीक, नहीं तो मैं फिर वापस प्राइवेट सेक्टर में आ जाऊंगा। करेक्ट, करेक्ट। और आपका सेकंड अटेम्प्ट में ही अभी हो गया? करेक्ट। हाँ। यस, यस। यस। जैसे यूपीएससी के प्रिपरेशन में आपकी पर्सनालिटी कैसे शेप हुई? यूपीएससी का जो सिलेबस है, कहते हैं कि यूपीएससी का सिलेबस हमारे पर्सनालिटी को शेप शेप एक देता है अलग सा। और उसके साथ साथ ऐसे कौन से इंसिडेंसेस आपके प्रिपरेशन में थे जहां पे आपको लगा कि आपकी पर्सनालिटी थोड़ा सा मेल खा रही है, मैच नहीं कर रही है, और आपको इस प्रिपरेशन के लिए कहीं ना कहीं आपके पर्सनालिटी में थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे या मोल्ड करना पड़ेगा? राइट। तो पहला तो मैं कहना चाहूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू की पर्सनैलिटी जो कहते हैं, बिकॉज सिविल सर्विसेज की जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो वी आर रीडिंग लाइक एवरीथिंग अंडर द सन, ऐसा कहा जाता है, जो कि सच नहीं है, बिकॉज हमें सिलेबस के अकॉर्डिंगली चलना रहता है। बट व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट योर हिस्ट्री, व्हेन यू आर लर्निंग अबाउट ज्योग्राफी, लाइक जो जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, तो you get to learn so much that basically you can talk something about everything. So that is something that gave me a lot of confidence कि जैसे मैं यूएस में था तब कुछ साइक्लोन्स आते थे, तो फिर कुछ इंडियंस कहते थे कि
नहीं कि यूएस का वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम कितना बढ़िया है, हमारे इंडिया में तो कुछ पता भी नहीं चलता. बट देन व्हेन आई रेड इनटू ज्योग्राफी, कि फिर पता चला कि यार इंडिया में तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है और यूएस में तो टेम्परेट साइक्लोन्स है, जो कि प्रेडिक्शन इजी है, इंडिया में नहीं है. तो फिर वो मतलब आई वाज गोइंग इनटू डेप्थ ऑफ एवरीथिंग. सो उस हिसाब से नॉलेज बेस बहुत बढ़ रहा था और कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ रहा था. तो आई वाज एबल टू इंटरेक्ट वेरी इफेक्टिवली, वेरी फ्लुएंटली विद पीपल. सो सिविल सर्विसेज के दौरान मतलब पर्सनैलिटी में ये इस हिसाब से इम्प्रूवमेंट मुझे डेफिनेटली दिखाई दिया. और फिर दूसरा ये हुआ कि यार मतलब कहाँ मेल नहीं खा रहा था, जैसे आपने बोला कि आई वॉज लिविंग इन द यूएस. सो मतलब आई वॉज नॉट लुकिंग एट पॉवर्टी, I was not looking at the basic problems which we face in India. So उस वक्त ऐसा लगता था कि यार ये कुछ मतलब this is not matching. कभी कभी ऐसा होता था. But then I used to be like, नहीं यार, we have been brought up in basically we have been born and brought up in India. So this has always been with us. We have always been living in problems. And what is the next way forward is, rather than criticizing our country or rather than criticizing anything, we have to try and find out solutions. So that was something that, you know, it was always giving me an edge. It was always keeping me motivated. कि we have to become a part of the solution and not a part of the problem. So उस हिसाब से कि ये मतलब ये जो पूरा सफर है, it has been very mesmerizing. वेरी गुड, वेरी गुड. यूपीएससी का सिलेबस, जैसे आपने कहा कि एवरीथिंग अंडर द सन जैसा लोग समझते हैं, और ये भी बोलते हैं कि भाई यूपीएससी का सिलेबस खत्म ही नहीं होता, मतलब एग्जाम खत्म हो जाती है, रिजल्ट आ जाता है, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस नहीं खत्म होता. आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? नहीं, मतलब आई वुड से कि सिलेबस बहुत लिमिटेड है. हमें पूरा पढ़ना नहीं है, बिकॉज वी डोंट हैव टू गेट एवरीथिंग राइट, बी इट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यूज. लाइक कहीं पे भी ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है दैट यू हैव टू गेट 100 on 100. It is fine, like even in the interviews you don't have to answer every question. You have to basically, it's like cricket. When it is a Yorker ball, you have to defend it. When it is a full toss, you have to hit it for 6. So same thing in every stage of UPSC. Prelims के लिए हमें सब नहीं पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, because prelims is after all a qualifying exam. If the cutoff is 101, 102, if you have something around 107, 108, it is all okay, because it gives you confidence to immediately start for mains. Same is the case with mains, because हम सब नहीं पढ़ सकते, because like world history, कभी कभी एक सवाल आ जाता है, कभी कभी कुछ आता ही नहीं. तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अगर आप 2-2 हफ्ते डाल रहे हो, so it is not sensible. Like cost benefit analysis उसमें कुछ भी नहीं है. तो उस हिसाब से मतलब मुझे ये लगता है कि प्रैक्टिकलिटी के साथ जाना चाहिए, मिनिमम सोर्सेस रख के उनको मैक्सिमम रिविजन्स देने चाहिए, और जितना हो सके हम उतना रिप्रोड्यूस करते आना चाहिए मेंस में, बिकॉज द एग्जामिनर डज नॉट नो कि हमने कितने पढ़ा है. He only knows कि हमने कितना लिखा है. एंड हम उतना ही लिख पाएंगे जितना हम रिप्रोड्यूस कर पाएंगे, और हम उतना ही रिप्रोड्यूस कर पाएंगे जितना हमने रिवाइज किया है. सो उस हिसाब से माय मोटो हैज ऑलवेज बीन कि ऑलवेज कीप ऑन रिवाइजिंग रादर देन कीप ऑन रीडिंग न्यू थिंग्स. करेक्ट. वेरी नाइस, वेरी नाइस. जैसे प्रिपरेशन के दौरान मतलब काफी बार हमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फील होता है, कभी लो फील होता है, तो ये सब जो चीजें है वो होती है. इसमें मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल पीस होना बहुत जरूरी है, ताकि हम अपनी जो पोटेंशियल है उसको फुल्ली यूटिलाइज कर सके. तो आपने कभी ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन टाइप कभी प्रिपरेशन में फेस किया है, और आपने मेंटल स्टेबिलिटी और मेंटल पीस को किस तरह से मेंटेन किया है? सर इस चीज में मैं एक्चुअली मेरा एक एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा. सो आई केम बैक फ्रॉम द यूएस. आई केम सम टाइम इन अप्रैल 2019. जून 2019 में प्रीलिम्स था. So I had like just 1.5 months before prelims, and I was able to luckily crack it. But उस टाइम इतना बम्बार्डमेंट हुआ था कि यार अगर यूपीएससी करना है तो दिल्ली चले जाओ. तो उस फ्लो में मैं दिल्ली आ गया. And when I came to Delhi, there were so many distractions कि पढ़ाई नहीं हो रहा था, कि हर चीज खुद से करना पड़ता है, खाना ठीक से नहीं मिलता है कभी कभी. You have to basically like start with ordering the food and everything. When I was at home, I was studying for like 14-15 hours. But when I went to Delhi, my efficiency immediately fell down to like around 9 or 10 hours. So वो एक experience आया मुझे, और मेरा mains clear नहीं हुआ. Because I was underprepared basically. I just had like 2 or 3 months, and my optional was maths, which was basically like
180 मार्क्स मिले मुझे मैथ्स में, एंड मुझे इमिडिएटली मैथ्स के पेपर के बाद पता चला कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट इवन इन द इंटरव्यूज। सो एट दैट टाइम आई वाज अ लिटिल बिट डिप्रेस्ड कि हमने क्यों किया ये लोगों के सुझाव में आके, कि दिल्ली क्यों गए, घर से ही पढ़ाई कर लेते। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है, आई इमीडिएटली लाइक आई टुक अ 20 days ब्रेक आफ्टर September 27th व्हिच वाज 2019 मेंस का पेपर हुआ था। आई टुक 20 days ब्रेक, उसमें मैंने प्रॉपरली स्ट्रेटेजी बनाई कि ठीक है, जो हो गया है हो गया है, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रेश। फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा जोश था कि यार मैथ्स ऑप्शनल है, 340 निकाल लेंगे, जीएस में फिर भी लाइक 360 370 हुए तो भी चल जाएगा। बट फिर मेंस लिखने के बाद ये पता चला कि इफ आई एम नॉट बैलेंसिंग इट, इफ आई एम नॉट बीइंग गुड इन जीएस एज वेल एज बीइंग गुड इन मैथ्स, तो कुछ नहीं हो रहा, मतलब आईएएस तो नहीं मिलना है। और मैंने इतनी बड़ी जॉब छोड़ी थी, वो आईएएस के लिए छोड़ी थी। तो उस हिसाब से मैंने आई लाइक रीगैदर्ड माई सेल्फ, स्ट्रैटेजी बनाया कि ठीक है, छोटे छोटे टारगेट्स रखते हैं, पहले मैथ्स का सिलेबस खत्म कर लेंगे, फिर जीएस 2 का और 3 का जो मुझे डिफिकल्ट गए थे एग्जाम में फर्स्ट मेंस में, तो उसमें वैल्यू एडिशन करेंगे, उसका प्रिपरेशन अच्छे से करेंगे। सो छोटे छोटे टारगेट्स रखता गया सो दैट आई एम नॉट ओवरवेलमिंग माई सेल्फ। हमें डिप्रेशन इस चीज के भी वजह से आता है कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, इतना पढ़ाई करना है, कैसे हो पाएगा। बट आई यूज्ड टू बी लाइक यार ये अगले 2 दिन में ये करना है, इस हफ्ते में ये करना है, एंड एज सुन एज दोज ऑब्जेक्टिव्स वर अचीव्ड आई वाज हैप्पी एंड आई वाज लाइक gearing up for the next challenge. So उस हिसाब से आई वाज ऑलवेज कीपिंग माई सेल्फ मोटिवेटेड। वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे काफी एस्पायरेंट्स कहते हैं यूपीएससी को सार्केस्टिकली ऐसा कहा जाता है नॉर्मली कि यूपीएससी ये अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो क्या आपको लगता है कि यूपीएससी इतना अनप्रेडिक्टेबल है? क्या इसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कैसे? सर मैं कहना चाहूंगा, लाइक अगेन माय एक्सपीरियंस से ही बताऊंगा मैं। फर्स्ट प्रीलिम्स हो गया, मेंस का एक भी आंसर नहीं लिखा था बिकॉज आई हैड जस्ट केम डाउन फ्रॉम द यूएस एंड आई वाज इमीडिएटली इन प्रीलिम्स मोड। सो फर्स्ट आंसर मैंने शुरू किया मेंस के बाद अराउंड 20 days बाद, बिकॉज आई वाज नॉट श्योर इफ आई क्लियर प्रीलिम्स और नॉट। सो प्रीलिम्स के 20 days बाद मैंने शुरू किया आंसर राइटिंग, एंड देन आई वाज लाइक यार ये यूपीएससी तो सब करंट अफेयर्स बेस्ड ही पूछता है मेंस में, तो मैंने कुछ रिव्यू नहीं किया बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एंड व्हेन आई वेंट इनटू द एग्जाम, मेंस एग्जाम, तो इट वाज मोस्टली स्टैटिक बेस्ड सिलेबस। लाइक 2019 का अगर आप मेंस देखोगे तो उसमें करंट अफेयर्स बेस्ड कुछ नहीं था। तो दैट वाज काइंड ऑफ अ शॉकर फॉर मी बिकॉज आई वाज गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन विजन के टेस्ट। आई वाज गेटिंग लाइक 410 वगैरह इन जीएस, एंड व्हेन आई वेंट लाइक व्हेन आई गॉट द स्कोर इट वाज लाइक 370, बट इट वाज आल्सो अ गुड स्कोर बिकॉज एथिक्स में अच्छे आए थे, एथिक्स में बहुत नंबर्स दिए थे। तो अगर उस हिसाब से देखे तो इट वाज अराउंड 350 व्हिच इज अ वेरी पुअर स्कोर इन जीएस। सो दिस वाज बिकॉज आई वाज बायस्ड कि यूपीएससी खाली करंट अफेयर्स पूछता है। देन आई स्टार्टेड रिव्यूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स कि कुछ साल इट वाज लाइक करंट अफेयर्स बेस्ड, कुछ साल इट वाज स्टैटिक बेस्ड। सो इट वाज नॉट लाइक अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं थी कि हमें सब करना है, स्टैटिक भी करना है, करंट भी करना है, और दोनों को इंटीग्रेट भी करना है कि अगर कोई स्टैटिक सवाल भी पूछा जाए तो उसमें करंट हैपनिंग्स अगर आप ऐड कर दो तो इट एड्स वैल्यू टू योर आंसर। सो इट इज नॉट बेसिकली अ साइलो बेस्ड स्टडी, you have to study in an integrated fashion. So in that sense where I started understanding the predictability of UPSC कि it's not very much unpredictable, but you just don't go with a stereotype. It is only current affairs based or only static based. So you just have to go with an open mind, take every question at its face value, और उस हिसाब से आंसर लिखना है या फिर आंसर देना है पर्सनालिटी टेस्ट में। So I won't say it is unpredictable. I would say it is pretty much predictable. You just have to look at the patterns of the previous year questions. तो जैसे आपने कहा कि ये अनप्रेडिक्टेबल नहीं है, एंड आई टोटली एग्री। जिसमें यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और यूपीएससी का सिलेबस दे एक्ट लाइक अ गाइडिंग लाइट इन योर प्रिपरेशन, करेक्ट? सो यस, कैसे आपको यूपीएससी के प्रीवियस ईयर, जैसे आपने अभी भी मेंशन किया, यूपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपने अपने प्रिपरेशन का गाइडिंग लाइट कैसे बनाया? तो ये एक्चुअली शुरू हुआ मेरे सेकंड अटेम्प्ट में। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई हैड बेसिकली नो टाइम टू थिंक अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बिकॉज आई वाज जस्ट गोइंग विद द स्टैंडर्ड मैगजीन्स, विजन के पीवाईक्यूज और विजन के करंट अफेयर्स के पेपर्स या फिर मेंस के पेपर्स. I was not at all looking at previous year questions. But then I talked to some of my friends. यार ये मेरे साथ ऐसा हुआ है मेंस में. I was very good, very well prepared with current affairs, but most of it was static. तो कुछ दोस्तों ने समझाया कि नहीं तू एक काम कर ले,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख एंड फिर उस हिसाब से देख, तू उनके आंसर्स लिखना शुरू कर, उससे तेरा थोड़ा सा हैबिट डेवलप हो जाएगा. तो as soon as mains was over, I was not thinking about prelims because I had cleared it in the first attempt. I had a little bit of confidence, so I started preparing for my mains. So first thing was with respect to maths, or maths is like a static syllabus, so you have to focus on previous year questions कि क्या क्या questions आ रहे हैं, किन किन questions पे आपको focus करना है. And actually that helped me develop that nag of looking at previous year questions. अदरवाइज जीएस के लिए आप बोर हो सकते हो कि यार ये क्या पूछा है, क्योंकि कभी कभी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं जीएस में, बट विद रिस्पेक्ट टू मैथ्स ऐसा कुछ नहीं होता है. सो आई स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से लेना है. एंड व्हेन आई स्टार्टेड माय जीएस प्रिपरेशन अगेन, देन आई वाज लुकिंग एट द स्टैटिक पार्ट, लाइक पॉलिटी में कि जो स्टैटिक पोर्शन है, फॉर एग्जांपल पिछले साल कैग का पूछा था, तो उस हिसाब के क्वेश्चंस कैसे टैकल करने हैं. So I started, like when I was preparing for prelims, I just used to keep a check on like articles of polity. कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए मुझे मेंस में, तो मैं ये आर्टिकल जरूर मेंशन करूंगा. और इस साल एक्चुअली वो स्पीकर का कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, एंड उसमें मैंने लाइक एटलीस्ट 2 to 3 आर्टिकल्स यूज किए हैं, which usually people tend to forget कि स्पीकर कौन से आर्टिकल में है. अब मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत दिन हुए रिवीजन किए हुए, बट मतलब ऐसे ऐसे आर्टिकल्स किए थे अपार्ट फ्रॉम मनी बिल्स, ये जो कॉमन आर्टिकल्स बच्चे यूज करते हैं. तो इट वाज काइंड ऑफ लाइक एन इंटीग्रेटेड थिंग कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार 2-3 बार आंसर्स लिख लिए थे, तो वंस दे वर इन माय हेड कि हाँ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे, कि फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या पूछा था, तो बच्चे उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी लिख देते हैं, बट दे नेवर लाइक द लास्ट सेंटेंस कि फाइनेंशियल इमरजेंसी हैज नेवर बीन यूज्ड डिस्पाइट द एलपीजी रिफॉर्म्स वर मेड, रिसेंटली कोविड पैंडेमिक था, बट ऐसे इसमें पीपल डोंट ऐड वैल्यू. तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मैं उस हिसाब से लेता था कि अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मैं इसमें वैल्यू कैसे ऐड करूं, क्योंकि लक्ष्मीकांत तो सभी पढ़ते हैं, बट मेरा आंसर अलग कैसे हो जाए. मतलब वही स्टैंडर्ड मटेरियल तो सब पढ़ते हैं, बट हाउ वुड माय आंसर स्टैंड इन अ डिफरेंट वे. How can I make that one box which I can highlight that, sir, this is something that I have added on my own, and I want you to look at it, and I want you to give half mark extra for that particular. Correct. तो उस हिसाब से मतलब इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन था. और आपके इस पूरे प्रिपरेशन में ओनली आईएएस का जो यूट्यूब चैनल और ओनली आईएएस का जो टेलीग्राम चैनल आप फॉलो करते थे, उसका आपको कितना बेनिफिट हुआ, कितना आपके प्रिपरेशन में उसका हेल्प हुआ? सर एक्चुअली व्हेन आई वाज इन 2015 लुकिंग एट सिविल सर्विसेज, मुझे सबसे बड़ा डर लगता था कि यार ये करंट अफेयर्स कैसे होगा, बिकॉज साल भर का पढ़ना है, हमें तो इतना मतलब मगिंग का हैबिट नहीं है, तो कैसे हो सकता है ये. तो उस हिसाब से वो डर लगा रहता था. बट व्हेन आई स्टार्टेड इन द यूएस, एज आई सेड कि मैंने 6 मंथ में यूएस में पढ़ाई किया था, तो उस वक्त मेरे एक दोस्त ने बताया था कि एक ओनली आईएएस करके चैनल है, तो उसमें तू देखते जा हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन, सर थोड़ा सा कंटेक्स्ट बता के समझाते हैं. It's not like just whatever is mentioned in the article, but there will be something about what is the history about it, what is the way forward. तो उस हिसाब से तेरा एक मेंटल एबिलिटी भी डेवलप हो जाएगा. तो मैंने एक्चुअली यूएस में तो न्यूज़पेपर है नहीं, मुझे ऐप में रीड करना पसंद है नहीं, और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि बहुत ऐसे चैनल्स है कि they immediately give you PDFs. So उस वक्त पता नहीं था कुछ. So I just used to, watch Sumit sir's Hindu editorial discussions. और उसी हैबिट में then I started watching prelims discussions, क्योंकि वो रिकमेंड होने लगे. तो I used to be like यार 12 या 15 मिनट का तो है, तो देख लेते हैं क्या जाता है. तो I started making notes, and मतलब कोई तो भी पिक्चर रहता था, कुछ तो भी मतलब जो पिक्टोग्राफिक मेमोरी है उस हिसाब से प्रीलिम्स भी बेहतर होते जा रहा था. I used to revise it every on the weekend. मैं 5 दिन का पढ़ लेता था फिर से. तो उस हिसाब से ये जो हिंदू एडिटोरियल और प्रीलिम्स बूस्टर है, इट वाज वेरी मच हेल्पफुल. लाइक फॉर प्रीलिम्स बूस्टर आई यूज्ड टू ओनली रेफर टू ओनली आईएएस, एंड थोड़ा सप्लीमेंट करने के लिए मैं विजन का भी पढ़ लेता था, बट ओनली आईएएस वाज द बेसिक थिंग फॉर करंट अफेयर्स फॉर प्रीलिम्स. एंड द सेम थिंग इज लाइक हिंदू एडिटोरियल तो मैं देखता ही था, तो उसमें पॉइंट्स ऐड हो जाते थे, कभी कभी सर क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते थे. तो उस हिसाब से लाइक मेंटल एबिलिटी प्रिपेयर हो रहा था कि आंसर्स इस हिसाब से लिखने हैं, स्ट्रक्चर इस हिसाब से करने हैं. तो इट वाज वेरी हेल्पफुल आई वुड से. एंड
लाइक मेरे पास कोई और चारा नहीं था, एंड आई बिलीव दैट दैट वाज द बेस्ट थिंग, बिकॉज व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस यू गेट कंफ्यूज्ड कि करेक्ट। यार नहीं, बच्चे तो ये भी कर रहे हैं, तो लेट्स डू दैट आल्सो. बट करेक्ट। आई डिडंट हैव एनी ऑप्शन. आई हैड लाइक ओनली I had like two things to do. One is watch a Hindu editorial discussion, which used to be of 20-25 minutes, and the prelims booster, which used to be of 15 minutes. करेक्ट। So मेरा 40 minutes उधर ही चला जाता था. So I used to be like, okay, यही करना है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, बिकॉज मेरे पास था भी नहीं. कभी कभार अगर कोई आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग लगे, तो आई यूज्ड टू जस्ट गो इनटू द ऐप. ऐप तो रहता है सभी जगह, तो ऐप में मैं जाके वो आर्टिकल पढ़ लेता था. तो उस हिसाब से मैं आई वाज लाइक वेरी वेरी क्लोज टच विद प्रीलिम्स. और सेकंड अटेम्प्ट के वक्त एक्चुअली हुआ ये कि फर्स्ट अटेम्प्ट के वक्त सर मैगजीन्स नहीं लाते थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली. आई हैड टू मेक माय ओन नोट्स, एंड एक्चुअली दैट वाज आल्सो वेरी हेल्पफुल थिंग. बट सेकंड अटेम्प्ट में सर स्टार्टेड ब्रिंगिंग मैगजीन्स, कि मंथली जो मैगजीन्स रहते थे प्रीलिम्स के, सो सर स्टार्टेड ब्रिंगिंग दैट. So, I was not in a need to basically watch it at 1x speed. I could watch it at 1.5x speed and keep the notebook open, and then, go ahead with like point by point. जो important है वो sir जैसे ही कह रहे हैं वो underline कर ले. तो it was very like, मतलब मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से adapt कर लिया था, मैं यही कहूँगा. ओके। ओके। नाइस। आपकी कोई हॉबी रही है प्रिपरेशन के टाइम में जिससे आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन में एक टेम्पो मेंटेन करने के लिए हेल्प हुआ? सर मुझे दो चीजें बहुत पसंद है. एक मतलब मेरे दोस्तों के साथ बात करना. लाइक व्हेनेवर आई एम लाइक फीलिंग लो, आई जस्ट कॉन्टेक्ट सम ऑफ माय फ्रेंड्स एंड दे आर अप फॉर इट. तो मतलब उस हिसाब से दैट इज समथिंग दैट आई लव द मोस्ट, एंड आई वोंट से इट एज अ हॉबी, but it is my favorite thing to do. And secondly I would say is watching movies, या फिर watching web series. Web series तो मैं I used to keep them away because they take a long amount of time. Movies like 2.5-3 hours thing, so that वो चल जाता है. तो firstly मैं like मतलब दोनों टाइप के दोस्तों के साथ कांटेक्ट रखता था. एक जो यूपीएससी में है और एक जो नॉन यूपीएससी मेंबर्स है. तो यूपीएससी में you always have a guide for your preparation. और एक नॉन यूपीएससी में जो है वो हमेशा आपको कहेंगे कि यार चिल मार, कितना पढ़ेगा. they'll get you out of your study zone. So उस हिसाब से I used to contact them. And secondly is movies. So like every 15 days I used to be like चलो आज एक मूवी देख लेते हैं, थोड़ा हाफ डे लेंगे या फिर 3-4 घंटे 4-5 घंटे, थोड़ा सा 3 घंटे मूवी देख लेंगे, 2 घंटा टाइम पास करेंगे और फिर वापस पढ़ने लगेंगे. So that used to bring my energy levels again back up. And this was something that I used to follow. Okay, very nice, very nice. जैसे आपने कहा कि आपने पहले एनर्जी सेक्टर में काम किया है, ब्यूरोक्राट्स के साथ भी काम किया है, रिसर्च भी किया है. अब आप जब सिविल सर्विस में जाएंगे तो वैसे तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइम कि क्या आपको सेक्टर मिलता है, बट आप कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें आप काम करने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है? सर लाइक मुझे सिविल सर्विसेज के बारे में जो चीज अच्छी लगती है कि फर्स्ट हाफ इज अबाउट पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन. लाइक व्हेन यू आर एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये जो सब चीजें हैं आप पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर रहे हो, सो यू एक्चुअली नो द ग्राउंड लेवल थिंग्स. एंड व्हेन यू गो इनटू द लेटर स्टेजेस यू आर गोइंग इनटू पॉलिसी मेकिंग, so you know how the ground level things work, and then you are trying to improve them by making policies. So मतलब I would definitely like to work in the energy sector. Basically renewable energy है, ministry of power है, तो उसमें तो मैं जरूर काम करना चाहूंगा. But apart from that मतलब मुझे I'm also interested in housing and urban affairs, कि cities कैसे चलाई जाती है, polycentric cities कैसे बनाते हैं, या फिर यूएस का जो सिटी प्लानिंग मैंने देखा है, it is very well planned. मतलब स्ट्रीट्स एग्जैक्टली परपेंडिकुलर्स रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत अच्छे से प्लान होती है, पॉलीसेंट्रिक सिटीज होती है. तो उस हिसाब से हम इंडिया में कैसे कंजेशन वगैरह कम कर सकते हैं. तो अर्बन प्लानिंग इज समथिंग दैट आई वुड आल्सो लाइक टू वर्क इन. वेरी नाइस, वेरी नाइस. अभी आप थोड़ा सा बस आपके ऑप्शनल जो आपने कहा मैथमेटिक्स था, आप थोड़ा सा ऑप्शनल की स्ट्रेटेजी बताएंगे आपकी? हाँ सर. तो ऑप्शनल में लाइक जैसे मैंने कहा मैं 6 महीने तो यूएस से पढ़ रहा था. तो एक्चुअली मैंने जो मार्केट में नोट्स अवेलेबल थे, एक पॉपुलर इंस्टीट्यूट है मैथ्स के लिए, तो मैंने उनके ऑनलाइन नोट्स ले लिए थे. तो मैंने उनका प्रिंट करवा लिया था. एंड आई स्टार्टेड गोइंग थ्रू द इजियर चैप्टर्स फर्स्ट. सो वो जैसे हो गए लीनियर अलजेब्रा वगैरह जो चैप्टर्स थे वो जल्दी जल्दी हो गए, बट जो डिफिकल्ट चैप्टर्स थे वो बहुत ही डिफिकल्ट थे.
तो यू नो आई यूज्ड टू गेट डिप्रेस्ड कि यार ये क्यों ऑप्शनल लिया है हमने तो फॉर्म भी भर दिया है अब, बिकॉज मैंने फॉर्म यूएस से ही भर दिया था प्रीलिम्स 2019 मतलब यूपीएससी 2019 का। तो ऐसा कभी कभार होता था, बट देन आई यूज्ड टू बी लाइक यार अगर मैथ्स 340 निकाल दे तो जीएस में 20-30 कम भी आ जाए तो भी चल जाता है। तो मतलब उस हिसाब से मैं मतलब यू नो फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है, तो उस हिसाब से था। बट जैसे ही मैंने मैथ्स 1 का पेपर लिखा सीएससी 2019 में, आई रियलाइज इट वाज अ डिजास्टर एंड आई एम नॉट इवन गेटिंग इनटू द इंटरव्यू कॉल्स। सो देन यू नो आई मेड अप अ स्ट्रेटेजी कि नहीं यार दोनों बैलेंस करने हैं, जीएस में भी अराउंड 400 लाने हैं, मैथ्स में 310 320 हो तो भी चले, बट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड स्कोर इफ इट इज लाइक अराउंड 720 इन जस्ट जीएस एंड मैथ्स। और अगर ऐसे में अगर 120 125 भी ले आए 125, so it is like 840 845, it's a very good score in mains. You just need like around 150 or 155 in interviews to go into basically IAS. तो मैं उस हिसाब से मतलब एवरीथिंग वाज काइंड ऑफ लाइक मैं प्लान करके रख रहा था कि यार एक्सट्रीम नहीं करना है कुछ, मैथ्स में 340 लाना इट इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, और जीएस में 380 390 लाना थोड़ा सा एफर्ट करके कर सकते हैं। जितना एफर्ट मैथ्स में डालना पड़ेगा 340 लाने के लिए, उससे कम एफर्ट में हम जीएस में 380 390 ला सकते हैं। तो मतलब उस हिसाब से देन आई स्टार्टेड यू नो प्लानिंग कि जब मैं मतलब आई हैड डिसाइडेड कि सेकंड अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट था, तो आई वाज लाइक 15-16 आवर्स लगे दिन में तो भी चले, बट मैं पढ़ाई करूंगा 15 आवर्स तो करूंगा ही करूंगा। इट यूज्ड टू बी अराउंड 13-14 आवर्स, इतना नहीं हो पाता था 15, बट देन आई यूज्ड टू डिवाइड इट इक्वली कि मैथ्स को 7 ही घंटे देना है, 10 घंटा बिल्कुल नहीं देना है, बिकॉज जीएस को भी 7 घंटा देना है। तो उस हिसाब से देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग अगेन, मैथ्स के लिए छोटे छोटे टारगेट्स रखता था कि आज ये करना है। और सेकेंड एग्जाम में मतलब मैंने आई गेव अ लॉट ऑफ टेस्ट सीरीज, मैंने मतलब प्रीवियस ईयर की एक टेस्ट सीरीज उठाई थी, इस साल की मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी, तो उस हिसाब से मैंने मतलब बहुत टेस्ट दिए, एंड देन यू नो इट इवेंचुअली इम्प्रूव्ड माय कॉन्फिडेंस कि मैं टाइम लिमिट में आई वाज एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। मैथ्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते यूजुअली, दैट इज द केस। मैथ्स में यू ओनली गेट टू अटेम्प्ट अराउंड 420 430 440, दैट इज द राइट अटेम्प्ट। तो उसमें भी अगर इफ यू आर अटेम्प्टिंग लाइक 380 390 यू कैन गेट लाइक 350 360। तो उस हिसाब से देन आई वाज यू नो लाइक कि बहुत एक्स्ट्रा नहीं करना है कुछ, बट जितना राइट है उतना अच्छे से राइट करना है। तो सेकंड में आई वाज वेरी वेल प्रिपेयर्ड, बिकॉज फर्स्ट में मैंने जो एक्सपीरियंस लिया था यूपीएससी का, दैट हेल्प्ड मी इमेंसली इन द सेकंड। वेरी नाइस। ऑन अ कंक्लूजन नोट आई वुड लाइक टू जस्ट आस्क यू वन थिंग, एक कोई ऐसा कोट जो आपको कंटिन्यूअसली ड्राइव करने में, चाहे वो प्रिपरेशन हो या लाइफ में, आपको कंटिन्यूअसली ड्राइव करने में, मोटिवेट करने में हेल्प करता है, और आपका फेवरेट कोट है, ऐसा क्या कोट है आपका? सर एक्चुअली 2 कोट्स है मेरे लिए, मैं दोनों बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इज हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। ये मेरा कोट है, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल यू नो ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट they used to tell me यार आप बड़े टैलेंटेड हो, ठीक है हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो, एंड यू नो दैट ब्रिंग्स अ कंप्लेसेंसी इन यू कि यार नहीं यार ये सब कह रहे हैं तो हो ही जाएगा। बट यूपीएससी ऐसा एग्जाम नहीं है, आप थोड़ा सा पैर पीछे हटा लो, यूपीएससी विल पंच यू इन द फेस एंड इट विल मेक यू गो बैक टू 2 more steps. So I used to always be like हार्ड वर्क तो करना ही करना है, कोई भी कितना भी टैलेंटेड बोले कुछ सुनना नहीं है, we have to put in our hard work. And the second thing is he who thinks he can and he who thinks he can't are both usually true. So this is something I say that कि हमें अंदर से खुद को पुश करना है कि यार ये होने वाला है तेरे से, you are good at this, you have faced a lot of challenges, और यूपीएससी बस और एक एग्जाम है जो तुझे क्रैक करना है, और if I am thinking that I am able to do it, I will do it. तो मतलब ये 2 quotes सर, मतलब those are my favorite. Very nice, very nice. So once again, I want to congratulate from the entire OnlyAsk community for your this success, and I wish you all the best for your future, Vinayak. Thank you for your time. Thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.